हाँ जी गाइस, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। जर्नल का ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है, सिर्फ दो पार्ट रह गए हैं, ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, आपको मैंने काम दिया था करने के लिए, कर लिया सब लोगों ने। मेरे पास सबके पीडीएफ तो नहीं आए हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो उसके डाउट्स होंगे और जो उसमें आपने गलतियाँ करी होंगी वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जो बचा हुआ पोर्शन है ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्रीज वाला, पहले इसको खत्म कर लेते हैं ताकि हमारा जर्नल हमारी तरफ से पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर गाइज? चलो, तो आज कौन मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहेगा? बताओ भाई, रेज योर हैंड जल्दी से। तनीषा को लेते हैं। चलो, तनीषा ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत दिन हो गए। निशा, नेक्स्ट टाइम आपको लेंगे बेटा। ठीक है निशा, नेक्स्ट टाइम आपको लेते हैं, आज तनीषा को मौका देते हैं। हाँ जी तनीषा। यस सर। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले समझते हैं ये ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, ये वर्ड का मतलब क्या है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले लिखा है ओपनिंग एंट्री और नीचे लिखा है क्लोजिंग एंट्रीज। तो यानी ओपनिंग एंट्री तो एक ही होगी, मैंने जब ऐसे लिखा है तो, और क्लोजिंग एंट्रीज लिखा है तो वो बड़ी सारी हैं, 6 एंट्रीज हैं जो क्लोजिंग एंट्रीज में लिखे हैं। तो जरा समझते हैं ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है बेटा। और उसको समझने के लिए पहले अपने को फाइनेंशियल ईयर समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर पता है आपको क्या मतलब है फाइनेंशियल ईयर का? यस सर। क्या मतलब होता है बताओ जरा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो होता है ईयर होता है, उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। देखो अभी हम लोग आम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ईयर फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर। मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखा देता हूँ, कैलेंडर ईयर। ठीक है, जो साल हम रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते हैं वो होता है कैलेंडर ईयर। ये कब शुरू होता है? 1 जनवरी को शुरू होता है। और फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को शुरू हो रहा है, तो एंड कब होगा बेटा? 31 दिसंबर 2020। समझ आ रहा है? तो ये जनवरी से दिसंबर चलता है, हम यही फॉलो करते आ रहे हैं बचपन से, है ना। लेकिन अकाउंट्स में हम जो ईयर फॉलो करते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? वो जनवरी की जगह अप्रैल में स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2020 होता 12 महीनों का ही है, तो कब खत्म होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 2021। ये ध्यान रखना, अगर 20 में स्टार्ट हो रहा है तो 21 में खत्म होगा, 21 में स्टार्ट हो रहा है तो 22 में खत्म होगा। ठीक है, तो ये जिस भी साल में शुरू हो रहा है उससे अगले साल पे जाके खत्म होता है। क्लियर हो गया गाइस? ये बात समझ में आई? तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से 1 अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ, जो हमारा ये ईयर है 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है। तनिषा यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ। यानी जब आप इस ईयर में ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन सीखी है वो इस पूरे साल में हो रही होंगी। कोई कैश सेल करी, कैश परचेज करी, हाँ, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने सीखी है वो इस साल में, पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर हो रही होगी। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पूरी जितनी भी आपका ये ईयर चल रहा है, ये इस पूरे साल में ये सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होगी राउंड द क्लॉक। किसी ने लास्ट टाइम पूछा भी था मेरे से कि सर जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम तो उसी समय ये एंट्री करते हैं, तो मैंने बताया भी था कि हाँ उसी समय एंट्री करते हैं। कई बार हो सकता है आपके पास प्रेशर हो तो आप थोड़ी देर बाद कर लेते हो, बट ये एंट्रीज होती रहती है, रेगुलरली चलती रहती है पूरे साल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैंने वर्ड यूज किया था ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, तो उसका क्या मतलब है? ओपनिंग एंट्री होती है बेटा जो साल के शुरू में होती है, यानी कि आप 1 अप्रैल 2020 को ये एंट्री करोगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को जो एंट्री करोगे, इस डेट को फर्स्ट जैसे ही साल शुरू होगा उस दिन जो एंट्री करोगे उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्लियर है बेटा? और जो एंट्रीज आप 31 मार्च 2021 को यानी साल के एंड में करोगे उसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज। मैं यहाँ पे एंट्रीज इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे एक से ज्यादा एंट्रीज है, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्रीज वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री का मतलब तो समझ आ गया होगा आपको। साल के शुरू में जो एंट्री हो रही है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं, साल के एंड में जो एंट्री हो रही है वो क्लोजिंग एंट्रीज हो गई बेटा। ठीक है, अब ओपनिंग एंट्री होती क्या है और हम करते क्यों है, जरा इसको समझते हैं। देखो बेटा, आपका जो बिजनेस चल रहा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, अपने आप को इमेजिन करो। ठीक है, तनीषा आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपने मान लो 2018 में कोई बिजनेस शुरू किया, 2018 मतलब 2018,
2000 में आपने कोई बिजनेस शुरू किया, यही बिजनेस ले लेते हैं जो मेरे पीछे दिख रहा है फर्नीचर का, ठीक है। 2018 में मान लेते हैं आपने 1 अगस्त को शुरू किया था, 1 अगस्त 2018, ठीक है। तो 1 अगस्त 2018 कहीं यहाँ कहीं पड़ा होगा बेटा, 1 अगस्त 2018, क्लियर, ठीक है। यस। समझ आ रही है मेरी बात, 2020 से पहले ही हो गया ना बेटा। तो आपका 1 अगस्त 2018 को आपने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस तो आपका चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ है, बिजनेस तो चल रहा है। तो क्या हम बुक्स अपनी तभी क्लोज करेंगे जब हमारा बिजनेस बंद होगा? पहली चीज ये दिमाग में आनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। आपने जैसे ही बिजनेस शुरू किया, अपनी किताबें बनानी शुरू कर दी, अपने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए, जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करते गए। अब प्रॉफिट और लॉस मैं कब निकालूंगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस मैं कब निकालूंगा, अपनी बुक्स को कब क्लोज करूंगा? क्या जब मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा मैं बाइंड अप करूंगा तब? ऐसा तो नहीं होगा, नहीं। नॉर्मली बिजनेस तो पता नहीं कितने सालों साल चलता रहेगा, तो ऐसे तो मुझे प्रॉफिट और लॉस पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पूरी जो बिजनेस की लाइफ है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और वो जो छोटा छोटा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और वो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का लेते हैं, 12 मंथ्स का, और उसी को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो आपका जो यस। पहला अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, अब क्योंकि 1 अगस्त को शुरू हुआ है अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर तो कब खत्म होता है, 31 मार्च को ही। तो 31 मार्च को पहला खत्म होगा, कौन सा 31 मार्च आएगा इसके बाद? 19। 19, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 आएगा, फिर उसके बाद 31 मार्च 2020 आएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर? तो आप हर 31 मार्च पे अपनी बुक्स क्लोज करोगे और अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे। समझ आ रही है बात यहाँ तक? हाँ जी, बाकी सबको भी यस। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, मैं इसको लिख देता हूँ, स्टार्ट ऑफ बिजनेस। हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, लेट्स अज्यूम 1 अगस्त 2018 को, तो हमारा बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी बुक्स क्लोज करके प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। तो हम वो बुक्स कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च को, ठीक है। तो हमने पहला 31 मार्च जो उसके बाद आया वो आया 31 मार्च 2019, तो हमने तब बुक्स क्लोज करी, ठीक है। उस पीरियड का, यानी इस पीरियड का हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया, कितना प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से अगले साल फिर दोबारा से हमने प्रॉफिट निकाला, इस पीरियड का कितना प्रॉफिट हुआ, इसी तरह से हम उससे अगले साल निकालेंगे, इसी तरह उससे अगले साल, हर साल हम इसी तरीके से प्रॉफिट निकालते रहेंगे। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट माइंड में आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड, जितना अभी बताया उसके हिसाब से। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो बेटा एक बार, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है बेटा, जब आप अपनी बुक्स को क्लोज करते हो, आपके पास कितने अकाउंट्स थे बेटा, नाम बताना जरा, कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स के। सर कैसे? कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स टोटल, हम जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? अच्छा, हाँ एसेट्स, हाँ, लाइबिलिटी, वेरी गुड। कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। एक्सपेंस। वैसे कैपिटल भी होता है, कैपिटल को मैं लायबिलिटी का ही पार्ट मान लूँ तो मैं इतना भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ, ये लो जी, कैपिटल भी ऊपर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो लो जी, कैपिटल भी होगा। तो टोटल ये आपके पास 5 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो बेटा हम करते क्या है, ध्यान से सुनना। जब ईयर एंड होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और आगे भी काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस यहाँ होना चाहिए सबका। जब साल एंड होता है यानी 31 मार्च को, हम ये दो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। और कहाँ, कैसे क्लोज करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये दोनों अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट है, जितने भी, जैसे परचेज, सेल्स, फ्रेट, इंटरेस्ट, रेंट, जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट है सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं साल के एंड में। और क्लोज कैसे होते हैं? बाय ट्रांसफरिंग देम, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पार्ट अभी आगे जाके सीखोगे कि कैसे क्लोज करते हैं, ये अभी नहीं सिखाया आपको, अभी तो अकाउंट बनाना भी नहीं सिखाया है। तो ये सारी चीजें अभी आप आगे जाकर सीखोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें अभी समझनी, क्योंकि आपको नहीं तो ओपनिंग एंट्री का लॉजिक समझ नहीं आएगा बेटा। हाँ, लेकिन बाकी कौन से बच गए बेटा? एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो इनको हम क्लोज नहीं करते, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं
कैसे? टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। भाई आपके क्या एसेट खत्म हो गए साल के एंड में? आंसर इज नो। क्या आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई? नहीं, ये तो चलती रहेंगी सालों साल। तो आप इनको कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट ईयर में, और कैरी फॉरवर्ड करके कैसे, कहाँ दिखाते हो? बैलेंस शीट में। तो आप इसको क्लोज नहीं करते इन अकाउंट्स को, ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड करके इसको नेक्स्ट ईयर में फिर से दिखाते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। Yes. अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब आपने क्या किया, आपके पास रजिस्टर्स थे जो आप मेंटेन कर रहे थे, जिसमें आप जर्नल एंट्री कर रहे थे और फिर आगे जाके आएगा लेजर भी बना रहे थे, ठीक है। ये अलग अलग तरह के आप रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे थे। आप ये एग्जांपल लेके चलो, जैसे आपका एक क्लास खत्म होती है, फिर अगली क्लास शुरू होती है। जैसे आपका क्लास 11 खत्म होती है, जब क्लास 12 शुरू होती है, तो आप बिल्कुल नए रजिस्टर उठा लेते हो। यही करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल नए रजिस्टर उठा लेते हो, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अकाउंट्स में हम बाकी सारी चीजें तो ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज पहले जितनी है हमारे पास उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हम साल के शुरू में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि जब 1 अप्रैल 2020 को दोबारा से हम बुक शुरू करेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, जब इस डेट को 1 अप्रैल 2020 को हम दोबारा से अपनी बुक स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले के एसेट्स और लाइबिलिटीज चले आ रहे हैं ना। तो कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हमारे पास हैं, हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, हम नया रजिस्टर उठा रहे हैं, तो हम सबसे पहले जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। गाइस ये बात समझ आई? क्लियर है तनिषा? Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स तो हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, इनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल में। हम अगले साल में इसका बैलेंस लेके जाते हैं, और जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं सबसे पहले हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। अब सोचो, अब मेरे पास बड़े सारे एसेट्स थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था, मैं एक एग्जांपल लिख के चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। मेरे पास 31 मार्च जब साल खत्म हुआ, उस समय मेरे पास था, बिल्डिंग थी 2,50,000 की, ठीक है। मेरे पास लेट से स्टॉक था 1,50,000 का, ठीक है। मेरे पास मान लेते हैं डेटर थे 3 लाख के, ये बिल्डिंग को 12,50,000 कर देते हैं, बहुत कम हो गए बेटा। हाँ जी, इसी तरह से मान लेते हैं क्रेडिटर था 1,50,000, मान लेते हैं लोन था कितने के, 3 लाख रुपए के, चलो लोन ले लेते हैं, और मान लेते हैं कैश था, ठीक है। इतना ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। कब रिकॉर्ड करूंगा? मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2000, कौन सा था, 20-21 था ना, हाँ, तो 2020 लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2020 को मैं रिकॉर्ड करूँ। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करें? वही रूल लगाओ, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं तनीषा? Debit. तो यानी कि एसेट कौन कौन से हैं यहाँ पे, जरा आइडेंटिफाई करो बेटा। Building, stock, debtor, बिल्डिंग, और cash. स्टॉक, डेटर, और एक आगे भी दे रखा है कैश। तो इन सबको आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है कि नहीं? तो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? क्रेडिटर और लोन। लोन। जरा अमाउंट बताओ कितना कितना बेटा? 12,50,000, दूसरा 1,50,000, 3 लाख, और कैश कितना है? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। और क्रेडिटर आ गए 1,50,000 और 3 लाख। यहाँ तक समझ आया? हाँ जी, यस। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? लेकिन यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा भाई। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये टोटल कितना आ रहा है बेटा? जरा चेक करो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाख। ये कितना आ रहा है बेटा? 18। 18 यस लाख। सर, 18। और ये कितना आ रहा है बेटा? 4 लाख। तो डिफरेंस कितना हुआ? 13,50,000। तो सोच के बता सकते हो ये 13,50,000 क्या होगा बेटा? सोचो। चलो मैं एक मौका स्निग्धा को देता हूँ, पहले उसने हैंड रेज किया। बताओ स्निग्धा, बता। कैपिटल। कैपिटल। अरे ओनर का पैसा होगा ना। एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं। अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपेयर करना चाहूँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीख चुके हैं आप लोग ये चीज,
कभी भी किसी भी टाइम पे मैं अगर एसेट और लायबिलिटी कंपेयर करना चाहूँ तो मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज तो हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर 1 अप्रैल 2020 को मैं एसेट्स लिख रहा हूँ जो 18 लाख के हैं और लायबिलिटीज लिख रहा हूँ 4,50,000 की, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कोई ना कोई लायबिलिटी तो रह गई है। और एक लायबिलिटी तो हर बिजनेस में होगी, कौन सी? ओनर की तरफ, कैपिटल। ओनर ने जो पैसा लगाया होगा। क्वेश्चन में जानबूझ के वो मिसिंग था, ठीक है, क्वेश्चन ने जानबूझ के दिया नहीं, अदरवाइज यहाँ पे लिख सकता था साफ साफ कैपिटल कितना था, 13,50,000। आई बात 13,50,000। समझ में? मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं लिखा था ताकि आपको पता रहे कि अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए कि यानी ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्या होगी बेटा, 13,50,000 कैपिटल। समझ आया? ये B/F जो लिखा है इसका मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ दोबारा, B/F क्या मतलब होता है इसका? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यानी कि बेटा आप जो ये एंट्री कर रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए आपने ये माइनस करके निकाला है। ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, 13,50,000 आपने निकाला है डिफरेंस करके कि डेबिट का टोटल क्या उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस किया और ये बैलेंस निकला है। क्लियर हुआ गाइस? सबको क्लियर है? तो यानी कि जब भी आप नया साल शुरू करोगे सबसे पहले क्या करोगे, उस डेट पे जितने भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं आप सबसे पहले उन्हें रिकॉर्ड करो ताकि कुछ भी मिसिंग ना हो। हाँ जी निशाद बेटा बताओ क्या डाउट है? सर ये जो हमने जैसे सबको डेबिट और क्रेडिट किया है तो इसमें हमारे एसेट और लायबिलिटी जैसे बढ़ गए कम कैसे रही, क्योंकि वो तो हमारे पिछले साल ही के हैं ना। दोबारा बोल, सॉरी मैं बीच का थोड़ा सा मिस हो गया सर तेरा। जैसे कि हमने ये डेबिट और क्रेडिट किए हैं ये एसेट और लायबिलिटी, तो हमारे बढ़ और कम थोड़ी ना हो रहा। हाँ, साल के शुरू में अगर तू रिकॉर्ड कर रही है, अभी तक तो तूने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो अब तू फर्स्ट टाइम अगर कोई एसेट रिकॉर्ड करेगी तो तेरे लिए तो यही हुआ ना कि एसेट बढ़ गया। अभी तो जीरो है ना इस समय, तो अभी मैं बुक शुरू कर रहा हूँ इस साल। समझ में आया मेरी बात? यार अगर साल के शुरू में मैं बुक दोबारा से शुरू कर रहा हूँ और किसी एसेट को रिकॉर्ड करना है तो अभी कितने है, जीरो। और अब अगर मेरे को एसेट दिखाना है बिल्डिंग 12,50,000 की, तो क्या हो गया, जीरो से 12,50,000 पे लेके जाना है तो बढ़ गया ना। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? और ये समझ आ गया कि मैं ओपनिंग एंट्री क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज पिछले साल के थे अब मैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके दोबारा से अब नए साल में दोबारा से इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटीज तो आपके हर साल ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले अकाउंट है आप साल के एंड में उन्हें क्लोज कर देते हो। क्लियर हुआ बेटा? चलो तो ये सर तो बात, अगर बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी तो वो सारे लिखने होंगे। बिल्कुल सारी लेके जाएंगे, उससे मतलब थोड़ी ना कि कितनी है, कम है या ज्यादा है। अगर भाई तो ये बताना, तेरे पास अगर कोई एसेट है, सीधी सी बात निशाद बेटा, तेरे पास अगर कोई एसेट है जो 31 मार्च 2019 में है, सॉरी 31 मार्च 2020 पे तेरे पास है, अब अगला साल तू शुरू कर रही है, तो ये थोड़ी ना तूने उठा करके उसको साइड में कर दिया, ये मेरे बिजनेस से चला गया, बिजनेस में तो है ही ना वो। ये तो सिर्फ अब हम उसको हमने पूरी बिजनेस को, पूरी लाइफ ड्यूरेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया ताकि हमें हर साल का प्रॉफिट अलग से पता चल सके। ठीक है, तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज मेरे पास अभी है मुझे वो दोबारा से रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, हाँ जी शगुन बताओ बेटा क्या डाउट है? सर ये एग्जांपल जो हमने करा है इसमें एसेट ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है। वही मैं आपको समझा लेकिन रहा हूँ, अगर ऐसा लायबिलिटीज ऐसा कभी नहीं, सुनो ऐसा कभी होता नहीं है कि एसेट ज्यादा और लायबिलिटीज कम है। ये तो सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से आपको ड्राफ्ट करके दिया जा सकता है, जानबूझ करके कैपिटल हटा लिया। प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना, एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होंगे। तो ये जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा ड्राफ्ट किया जाता है ताकि आपकी नॉलेज चेक करी जाए कि आपको पता है कि मिसिंग फिगर क्या होगी। ठीक है, क्लियर? तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, कैपिटल। अब मैं समझ गया आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो। आप कहने वाले हो सर अगर उल्टा होता, बाय चांस कैपिटल गिवन होता, हाँ, और हमारी लायबिलिटी ज्यादा आ रही होती और एसेट मिसिंग होता, यही पूछना चाह रहे हो? यस सर। हाँ, तो नॉर्मली बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं पहली बात तो, और अगर आ गया तो हम वहां क्या अज्यूम करें, मुझे तो पता नहीं वहां क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी एसेट। तो हम ऐसे केस में वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री एसेट, या तो कैश यूज कर लो। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं हमेशा मिसिंग क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। लेकिन अगर बाय चांस अगर मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम भी कर लूं कि भैया अगर एसेट साइड शॉर्ट पड़ गई, एसेट साइड में कम है, तो या तो अगर ये कैश गिवन नहीं है तो आप कैश अज्यूम कर लो कि भाई ये कैश होगा, और अगर कैश भी गिवन है तो मैं क्या अज्यूम करूं, मुझे पता ही नहीं, तो ऐसे केस में हम वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री।
ठीक है, SUNDRY, सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट का मतलब मिसलेनियस एसेट, मुझे नहीं पता कौन सा एसेट है इसलिए हमने सन्ड्री एसेट करके लिख दिया। आई बात समझ में? क्लियर? यस सर। चलो आगे चले बेटा। Yes, sir. इसकी प्लीज एक बार फोटो खींच लो, फिर मैं इसको रब करूंगा। लो भाई, पहले आपको ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, इसकी फोटो खींच लो। चले आगे। ओके, अब सेकंड इसकी फोटो खींच लो बेटा। और मैं ऊपर लिखूं क्या कि दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। तो याद रखना बेटा, जब भी साल शुरू होता है तो सबसे पहले क्या एंट्री होती है? सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को आप रिकॉर्ड करते हो। जो पुराने साल से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है, सबसे पहले आप उन्हें रिकॉर्ड करते हो। रब कर सकता हूं मैं अब? फोटो खींच ली? चलो, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज की। तो मैं जरा ये जो पीछे का पोर्शन लिखा था ना, ये सारा हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। हाँ जी, अब हम एंट्रीज कब कर रहे हैं बेटा? यहाँ 31 मार्च 2021 को, जब साल एंड हो रहा है। हाँ जी, देखो बेटा, जब साल एंड हो रहा है तो हमें क्या क्या एंट्रीज करनी होती हैं। पहले सबसे पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, आपको यहाँ दिखाई देता हूँ। आप यहाँ देखो कौन कौन सी है ये 6 एंट्रीज जो लिखी हैं। सबसे पहले क्या लिखिए बेटा? डेप्रिसिएशन। साल के एंड में कब लगता है डेप्रिसिएशन? साल के एंड में, जब साल खत्म हो जाता है तब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स थे और उस पर कितना कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। डेप्रिसिएशन आपको मैंने बताया था क्या होता है। तनीषा, क्या होता है बेटा डेप्रिसिएशन? सर, जब हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। हाँ, तो उसको अगर मैं अब आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है तो अपने एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? आपने समझाया ठीक है, बट थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताओ। अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो डेप्रिसिएशन को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? डेप्रिसिएशन इज, हाँ, depreciation is when the value of asset decreased. बट किस वजह से डिक्रीज हो रही है? उसका कुछ आगे रीजन तो बताओ। Worn and tear of the वियर एंड टीयर wear and tear of हाँ। the machine. और एक और रीजन होता है, 2 रीजन होते हैं नॉर्मली। अगर मैं ये वियर एंड टीयर तो होता है किसी चीज, टाइम पीरियड। वेरी गुड। तो अब ये बेटा, अब आपको ये चीजें लिखनी आनी चाहिए। देखो आपको पता सब है, ठीक है ना तनीषा? आपको आता सब है और सबके लिए बोल रहा हूँ। हमारे सबके साथ ये दिक्कत होती है, जब थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रही है? हमें आता है मतलब हमें पता है आंसर क्या है, लेकिन उसको कैसे लिखें, कैसे एक्सप्रेस करें, कई बार हम वहां अटक जाते हैं। तो प्लीज ये भी करके देखा करो कि अगर किसी ने पूछा डेप्रिसिएशन क्या है तो मैं कैसे उसको फॉर्मली लिख के आऊंगा। मैं देखो, मेरे को बुक में क्या डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको अपना, मैं अगर लिख के आता तो मैं क्या लिख के आता वो बता रहा हूँ। मैं बोलता डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ऑब्सोलेसेंस एक वर्ड होता है, वो उसका मतलब यही होता है कि जो आपका धीरे धीरे करके एसेट ऑब्सोलीट हो रहा है, धीरे धीरे करके वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू वियर एंड टियर या ऑब्सोलेसेंस एंड लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आई मेरी बात? चलो, डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझ आ गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती कब है? साल के एंड में। हम पूरे साल कोई एंट्री नहीं करते हैं, पूरे साल डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं। साल के एंड में हम चेक करते हैं कितने एसेट्स हैं हमारे पास और उन एसेट्स के ऊपर क्या क्या डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसकी एंट्री करते हैं। एंट्री अभी बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, अगला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, जब हम जब हम गुड्स की बात करते हैं तो कितने अकाउंट थे तनीषा? गुड्स के लिए हम कितने अकाउंट यूज करते हैं? जर्नल में हम गुड्स को किस किस नाम से बुलाते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, फंस गई तू, फंस गई। क्लोजिंग स्टॉक के नाम से देख करके फंस गई। हाँ जी निशात, किस किस नाम से बुलाते हैं बेटा? अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स को हम किस किस नाम से बुलाते हैं? गुड्स, एक तो गुड्स होता है। जर्नल में गुड्स कहाँ आता है? गुड्स के नाम से कोई अकाउंट ही नहीं आता। जर्नल में मैं पूछ रहा हूँ गुड्स को किस किस नाम से बुलाते हैं? परचेजिंग। अब तो बारी गई तनीषा, अब निशात की बारी है बेटा। हाँ निशात बताओ बेटा। सर, एक तो स्टॉक के नाम से आता है,
क्लोजिंग स्टॉक, मुझे एक एक करके नाम बोल, मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे। बताओ निशाद। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स। परचेजेस और सेल्स, सही तो है। तो कंफ्यूज क्यों हो रही है, इतना डर डर के क्यों बता रही है? हाँ, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को लास्ट में लिखा था। मैंने यहाँ शुरू की जगह बस फर्क ये था कि मैंने इसको लास्ट में लिखा था, अदरवाइज चीजें तो यही है भाई। गुड्स को आप ये 3 नाम से बुलाते हो, याद करो, ठीक है। मैंने जब बताया था परचेज वर्ड कब यूज करते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप परचेज अकाउंट यूज करते हो, जब आप गुड्स बेचते हो तो आप सेल्स अकाउंट यूज करते हो, और जब आपके जो गुड्स साल के एंड में बच जाते हैं, जो गुड्स अभी तक बिके नहीं है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो क्लोजिंग Yes, स्टॉक sir. क्या होता है, साल के एंड में हम चेक करेंगे हमारे पास कितने गुड्स बच गए जो अभी तक बिके नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। पहले डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग स्टॉक खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ जरा डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको करा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो पहली एंट्री हम जो सीख रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बेटा, ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो हम बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी बेटा? Sir, depreciation on building to building account, हाँ बिल्कुल, टू बिल्डिंग cash अकाउंट। account. है, कैश क्यों होगा, पैसे जा रहे हैं तेरे पास से अभी। नहीं नहीं. फिर ध्यान से देखो, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, बिल्डिंग एक एसेट है, तो एसेट को कम करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एक खर्चा बढ़ रहा है, किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, या खर्चा बोल लो या नुकसान बोल लो, वो बढ़ रहा है किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। पर इसमें कोई कैश आया जा नहीं रहा है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कोई पैसा आया गया नहीं है, तो प्लीज कैश मत इन्वॉल्व करना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, डेप्रिसिएशन टू कैश। अरे पैसे थोड़ी ना जा रहे हैं, कोई पैसे तो पहले गए थे जब आपने एसेट खरीदा था, अब तो आप एसेट की वैल्यू को गिरा रहे हो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब आपने बोला था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, या आप सिर्फ डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग भी लिख सकते हो। तो जितनी भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन हम सारा एक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बना सकते हैं डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? सो दिस इज योर Yes. फर्स्ट एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन जो आप कर रहे हो साल के एंड में। ये सारी एंट्रीज कब पास हो रही है बेटा, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021। क्लियर? चलो भाई सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक की। मैंने समझाया था अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहे हैं हम, साल के एंड में जितना भी हमारे पास गुड्स बच गए हैं, साल के एंड में जितने भी गुड्स हमारे पास बच गए हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, तो अब यहाँ क्या एंट्री बनेगी, अभी तक गुड्स हम किस में दिखा रहे हैं, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो किस अकाउंट में दिखा रहे हैं तनीषा, Sir, purchase. परचेजेस अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो परचेजेस अकाउंट में कैसे दिखा रहे थे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करके दिखा रहे थे। जब आप परचेजेस रिकॉर्ड करते हो तो परचेज डेबिट टू, या तो कैश हो रहा होगा या क्रेडिटर का नाम आ रहा होता है, यही कर रहे थे ना बेटा। तो परचेज अभी तक डेबिट हो रहा था, अब उसमें से कुछ गुड्स बच गए हैं जो खत्म नहीं हुए हैं, जो अभी तक बिके नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस परचेज को क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा, Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। बाय द वे आपको ये एंट्री मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, याद दिला देता हूँ। Yes. किसी को याद है ये कब कराई थी, तनीषा कब कराई थी Yes, बताओ? sir. जब purchases के exceptions करा रहे थे. बहुत बढ़िया, चलो शुक्र है याद है किसी को। तो मैंने आपको उस समय कराया था, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री वहां भी सिखाई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ दोबारा सिखा दी, मैंने आपको लॉजिक के साथ समझा दिया कि किस तरीके से होता है। कब एंट्री पास हो रही है, 31/3/2021। अब यहाँ एक बात और समझते हैं बेटा, इसका एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी हो सकती है। ठीक है, एक एंट्री तो क्या हो सकती है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और इसकी एक और एंट्री हो सकती है, क्या हो सकती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, अब परचेज की जगह इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है,
इसका लॉजिक मैं अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि जब तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे तब तक मैं ये, जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक नहीं बता पाऊँगा। तो प्लीज़ जहाँ आप लोग अपने डाउट्स या जो भी चीज़ें मैंने ऐसी बोली है कि बाद में बताऊँगा, वहाँ जहाँ आप लिखते जा रहे हो ये सारी चीज़ें, प्लीज़ आप नोट कर लो, ठीक है? क्लियर? तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये वाली एंट्री कैसे, इसका लॉजिक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट ये क्यों हो सकती है। फिलहाल आप इसको याद करके चलो कि क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज भी हो सकती है और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकती है, दोनों एंट्रीज ठीक है, ठीक है? क्लियर हो गया गाइज? तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है मैं आपको बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों हो सकता है, इसको नोट करके रखो। चले आगे। तो आपकी यहाँ तक तो क्लियर हो गई, ये दोनों चीज़ें तो मैंने समझा दी। दोनों एंट्रीज आपकी 31 मार्च 2021 को यानी साल के एंड में हो रही है। और कौन सी एंट्रीज बची है जरा ध्यान से देखना। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, अरे बाप रे, ये तो पढ़ा था कहीं पे, कहाँ पढ़ा था? ऐसी ऐसी चीजें हैं, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड, कहाँ था ये? हाँ सर निशा, अकाउंटिंग इक्वेशन में तनीषा ने बता दिया। हाँ, कहाँ पे पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी ना, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड, इनकम ड्यू, हाँ जी, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड बट, सॉरी, इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। तो ये सारी चारों चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसको आसान भाषा में क्या बुलाते थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये चारों चीजें भी हम जरा दोबारा से समझते हैं क्या है। पहला क्या है? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ जरा, और इसकी एंट्री सीखेंगे बेटा कैसे बनेगी। थर्ड चीज सीख रहे हैं बेटा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। क्लियर है बेटा? और इसको हम दूसरी भाषा में क्या बुलाते हैं? क्या नाम है बेटा इसका दूसरी भाषा में हम क्या, किस नाम से बुलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके लिए मैंने आपको याद भी दिलाया था, इसको याद करने का तरीका बताया था। अगर आपने स्कूल की फीस नहीं जमा करी तो टीचर क्या बोलेगी? आउट, गो आउट एंड स्टैंड, आउटस्टैंडिंग। ठीक है? तो अगर कोई एक्सपेंस पे नहीं किया तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है? क्लियर? हाँ जी, ओके। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं? एंट्री बनाने से पहले ना इसका लॉजिक समझना जरूरी है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ जो बहुत मोस्टली टीचर्स, कई सारे टीचर्स नहीं बताते, बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या था कि हमारा कोई एक्सपेंस ड्यू तो हो गया है लेकिन हमने पे नहीं किया है। आई बात समझ में? एक्सपेंस ड्यू तो हो गया है, खर्चा तो आपका इस साल का ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो जरा वापस ऊपर चलते हैं अपनी टाइमलाइन पे और यहाँ से समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। यानी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ रेंट का, आसान एग्जांपल है, सबको हर कोई रिलेट कर पाता है, इसलिए रेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लेते हैं 10,000 रुपये रेंट आप हर महीने पे करना है आपने, आपकी लाइबिलिटी है क्या, मतलब आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको हर महीने 10,000 रुपये का रेंट पे करना है बेटा। ठीक है? आप हर महीने पे करते आ रहे हो, तो आपने सबसे पहले अप्रैल में पे किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस। यानी आपने कितने महीने का रेंट पे किया तनीषा? 12 मंथ्स है अप्रैल से फरवरी तक। हाँ, सावधानी हटी। तो मैंने फरवरी तक पे किया था, यानी कि मैंने कहा कितने महीने का किया? अप्रैल से फरवरी तक 11 महीने। मार्च का मैंने अभी पे नहीं किया, तो लेट्स अज्यूम बेटा ये मार्च का महीना है। ठीक है? इसका रेंट मैंने अभी तक पे नहीं किया, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है? तो अगर मान लो मैंने रेंट मार्च का पे नहीं किया तो क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनना। अभी तक आप जब पे करते आ रहे थे बेटा, ठीक है, अभी तक आप इतने महीनों का रेंट पे करते आ रहे थे, तो तनीषा क्या एंट्री कर रहे थे? सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, सब सही सही चीजें बताते हो ना जब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या है एंट्री, क्या करते आ रहे थे? रेंट टू कैश। अगर 11 महीनों की एंट्री कंबाइन कर दूं, टोटल कितने अमाउंट से एंट्री हो रही थी बेटा ये जो ऑलरेडी हो चुकी है? बताओ भाई, 11 महीने का कितना अमाउंट हो गया तनीषा? सर हर महीने कितना? हाँ, हर महीने 10,000 रुपये था, तो 11,000। हर महीने 10,000, तो 11 महीने का 11,000। फंस गई तू मैथ्स में। भाई देख, केयरफुली आंसर दिया कर, गड़बड़ हो जाती है ऐसे। कितना? 1,10,000। ध्यान से देखो भाई,
यानी कि आप ये एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो, एक साथ नहीं करी होगी आपने, हर महीने रेंट टू कैश रेंट टू कैश रेंट टू कैश 10,000 10,000 10,000 ऐसी करी होगी, ठीक है। मैंने कंसोलिडेट करके एक साथ लिख दिया। गाइस यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, क्लियर है 100%, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रेंट कितना दिख रहा है, 1,10,000, जबकि इस साल का रेंट होना कितना चाहिए, 1,20,000। इसीलिए चाहे आपने रेंट पे नहीं भी किया है तब भी हम उस 10,000 की एंट्री करते हैं ताकि हमारा करेक्ट रेंट दिखाई दे कि इस साल का रेंट बनता कितना था। लॉजिक समझ आया, क्लियर है भाई लॉजिक सबको। तो जो रेंट आपने यानी जो एक्सपेंस आपने पे नहीं भी किया है तब भी हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ताकि उस साल का करेक्ट खर्चा पता चले कि उस साल का खर्चा एक्चुअली है कितना, चाहे आपने पे किया है या नहीं पे किया। क्लियर है गाइस, समझ में आई बात? ओके। तो अब आपको ये जो 10,000 की एंट्री करनी है वो क्या होगी, वो कैसे होगी, वो समझा रहा हूं, ठीक है। वापस ऊपर चलते हैं। आपको मैंने एक तरीका पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखाया था। अकाउंटिंग इक्वेशन में तरीका क्या सिखाया था कि भाई अगर आप रेंट पे कर देते तो क्या करते, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि नॉट किसके साथ है, याद है वो तरीका। तो सिमिलर तरीका करते हैं। अगर रेंट बेटा अगर आप पे कर देते तो क्या एंट्री करी होती आपने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करी होती बेटा। अगर आखिरी महीने की बात कर रहा हूँ, लास्ट मंथ का अगर रेंट पे कर दिया होता तो ये एंट्री होती। अब जरा ध्यान से देखो नॉट किसके साथ है, यानी कि इसमें से क्या क्रॉस हो जाएगा, पेड मतलब रेंट कैश, पहले कैश सोच ले, तो कम सब कुछ बोल दिया तूने, पेड रेंट कैश। आराम से सोच के बता। हाँ, अगर नॉट पेड के साथ है यानी हमने पे नहीं किया है तो यहाँ से कौन सा अकाउंट क्रॉस कर दूं, कैश। कैश। अब सही बोला, हाँ कैश क्रॉस हो जाएगा और उसकी जगह वर्ड क्या आ जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। अब इसको रेंट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है बेटा, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे को राहुल वार्ष्णेय भी बुला सकते हो, वार्ष्णेय राहुल भी बुला सकते हो बेटा, नाम सेम ही है, एक ही आदमी है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप राहुल वार्ष्णेय बुला रहे हो तो सब जगह राहुल वार्ष्णेय बुलाना, यानी अगर आप आउटस्टैंडिंग रेंट लिख रहे हो तो प्लीज सब जगह आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना। अगर आपने एक जगह आउटस्टैंडिंग रेंट कर लिखा और दूसरी जगह रेंट आउटस्टैंडिंग कर दिया तो फिर ये दो अलग अलग नाम मान लिए जाएंगे। तो प्लीज एक ही फॉर्मेट यूज करना, दोनों का एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं। गाइस समझ में आया? तो यानी इफेक्टिवली हमारी एंट्री क्या बनी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आप टेक्निकली एंट्री बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाती वैसे ही। यहाँ दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं भाई, एक तो रेंट का हो रहा है और दूसरा कैश तो नहीं हो रहा, पे तो किया नहीं है, तो यहाँ पे हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी कौन सी बढ़ेगी, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। आई बात समझ में? तो आपका एक खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा तो रिकॉर्ड करना है, तो खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होता है, और एक लाइबिलिटी बढ़ेगी किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। क्लियर हो रहा है गाइस? आई बात समझ में? सबको क्लियर है? थम्स अप करके बताओ प्लीज। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस।